Hello everyone, here I am with the very first lecture on Smart Read Vocab. सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया स्मार्ट रीड कोर्स को लेके एंड बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन किया है, पर जो लोग मिस कर गए हैं आई बिलीव मैंने जो मेल भी किए, अगर आपने मिस कर दिया, उसको ओवरलुक कर दिया, इट्स ओके। मैं इस लेक्चर के एंड में अपना यूज़र नेम शेयर करूँगा टेलीग्राम का। आप मुझे अपना वहाँ पे हाई का मैसेज ड्रॉप करें, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। आई सेंड प्राइवेट लिंक, आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है बिकॉज जितने भी आपके डाउट्स होंगे या जो भी क्वेरीज होंगी हम वहीं पर डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कोर्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं दोबारा आपसे शेयर कर दूं। मैंने आई बिलीव पिछले वीडियो में भी समझाया था, इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ। करना ये है, हम हर दिन मंडे से सैटरडे आपके सामने एक लेक्चर लेके आएंगे। जैसे अभी आपके सामने ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो पैसेज, स्मार्ट रीड कोर्स का जो पैसेज है, ड्रिल नंबर 1, 2, 3 सो ऑन। तो जो पैसेज होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने के बाद यानी लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे का ब्रेक देना है एंड एक टाइम अपना बना लेना है, शेड्यूल बना लेना है कि लेक्चर मैंने देख लिया 11 बजे से 11:30 के बीच में। देन फिर आपको 1:30 बजे, 2 बजे या 4 बजे अपने अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जाके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे वो ड्रिल पूरी अटेम्प्ट करनी है। गैप इसलिए देना है क्योंकि जब मैं लेक्चर में वो चीज़ें डिस्कस करूंगा वो आपके माइंड में फ्रेश होंगी और फिर आप वहाँ पे जाके आंसर कर देंगे इजीली। थोड़ा सा गैप दीजिएगा, ठीक है, और सो दैट आपको रिकॉल करने में थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़े माइंड पे, ठीक। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये लेक्चर, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला वर्ड जो आपके सामने है वो है एग्रीवेट। हम हर बार क्या करेंगे, एक रेफरेंस लेंगे, जो पैसेज में सेंटेंस होगा उसका एक यहाँ पे रेफरेंस लेंगे और सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट आप कर पाएँ कि ये एग्रीवेट जो वर्ड यूज हो रहा है वो किस सेंटेंस में यूज हो रहा है। दीज सिम्टम्स एग्रीवेट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन कोल्ड क्लाइमेट। ओके, मीनिंग क्या लिखा है, टू मेक अ प्रॉब्लम, इंजरी और सिचुएशन वर्स। यानी एग्रीवेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी इंजरी को, चोट को या किसी सिचुएशन को बदतर कर देना, पहले से खराब है और खराब कर देना, उसको हम बोलते हैं एग्रीवेट। अब इस वर्ड को आप गौर से देखें तो इसमें GRAV, यहाँ पे मैं अगर GRAVE और लगा दूं तो ये बन जाती है आपकी क्या, कब्र। कोई मुसीबत में है और मुसीबत बढ़ा दी, कहाँ चला जाएगा वो, कब्रिस्तान में, यानी मरी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा आप हिंट लेके इसको रिलेट कर सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। एग्रीवेट, एड ग्रेव, ऐसा कुछ बना सकते हैं। एड ग्रेव यानी ग्रेव तक ले जाना, कोई सिचुएशन है उसको और खराब कर देना। सो ये हेल्प करेगा आपको याद करने में। अभी मैं सेंटेंसेस में यानी यूजेज में इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, चारों को पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला सेंटेंस लिखा है, द नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट बिगेन टू एग्रीवेट हर हेडेक। ओके, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो नॉइज है उसने क्या किया, उसके सिर दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो आई बिलीव ये सेंटेंस सही है, करेक्ट यूजेज है। दूसरा एग्जांपल लिखा है, पोल्यूशन कैन सिग्निफिकेंटली एग्रीवेट रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक एस्थमा। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें एस्थमा की, इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चों एस्थमा होती है, ज होता है, थ नहीं होता। सो पोल्यूशन जो होता है वो रेस्पिरेटरी कंडीशंस जो होती हैं जैसे कि एस्थमा, उनको क्या कर देता है, एग्रीवेट कर देता है। यानी पोल्यूशन से वो चीज और बढ़ जाती है, वर्सन हो जाती है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस क्या लिखा है, द स्पाइसेस यूज्ड इन द रेसिपी हेल्प्ड टू एग्रीवेट द फ्लेवर्स ऑफ द डिश मेकिंग इट मोर डिलीशियस। अब ये थोड़ा सा मुझे एब्सर्ड लग रहा है, अतार्किक लग रहा है। कैसे, जो मसाले यूज किए गए डिश में वो फ्लेवर को एग्रीवेट कैसे कर सकते हैं, बदतर कैसे कर सकते हैं। तो आई बिलीव जो सेंटेंस में जो वर्ड होना चाहिए था वो यहाँ पे होना चाहिए था एनहांस, यानी बेटर कर देना और बेहतर कर देना, एनहांस कर देना। चौथा सेंटेंस क्या लिखा है, हिज रूड कमेंट्स ओनली सर्व टू एग्रीवेट द टेंशन इन द रूम। ये बिल्कुल सही लग रहा है। उसकी जो रूड कमेंट्स थी उसने टेंशन, पहले से माहौल था टेंशन का, और बढ़ा दी टेंशन। तो ये भी सेंटेंस सही है। आई बिलीव ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, ये भी सही। तो इस तरीके से आपको यूजेज हमेशा चेक करने हैं। कोई भी वर्ड कॉन्टेक्चुअली समझना है, रटना नहीं है, मीनिंग उसका कॉन्टेक्चुअली समझना है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी हिंदी में कुछ भी यूज नहीं किया, मतलब आपको मैंने हिंदी में लिख के नहीं दे रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू राइट योर ओन सेंटेंसेज। जब ये लेक्चर खत्म हो, हर एक बच्चे को जो देख रहा है, आपको जाके जितने भी वर्ड्स हैं उस पर अपना खुद का एक सेंटेंस लिखना है।
ट्राई कीजिए टूटा फूटा जो लिख पाए, पर प्लीज लिखिए। लिखेंगे नहीं तो आपका दिमाग उस हिसाब से कंडीशन नहीं होगा उसको यूज करने के। जितना आप लिखेंगे, समझेंगे और बोलेंगे किसी से, तो वो आपके दिमाग में बैठेगा कॉन्टेक्चुअली हमेशा। और अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो मैं हूं आपको बताने के लिए, सो इट्स फाइन, ठीक है, बट लिखना जरूरी है। अब डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। एग्जैसरबेट यानी कि और बढ़ा देना वही प्रॉब्लम को, वर्सन, इंटेंसिफाई, कंपाउंड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अमेलियोरेट, कम कर देना प्रॉब्लम को, अलीविएट, इंप्रूव, मिटिगेट, अगेन दर्द को कम कर देना, किसी सिचुएशन जो खराब है उसको कम कर देना, उसकी इंटेंसिटी कम कर देना, मिटिगेट कर देना। चलिए, आई होप आपको ये वर्ड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यस गाइस, कल से डिस्काउंट चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट की थी, मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट की थी सर कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने क्या किया, उसी दिन रात में 12 बजे से हमने ये 25% का, हमने ये लिखा है आपके सामने, 25% का डिस्काउंट स्टार्ट कर दिया था, जो कि चलेगा, आज है 8th यानी कि 9th की रात के 11:59 तक ये चलेगा। सो जिसने अभी नहीं लिया है ये सोच के कि यार महंगा था और अवेयर ना हो कि डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है डिस्काउंट चल रहा है। और ना सिर्फ अपने स्मार्ट रीड कोर्स पे, स्मार्ट कीड़ा पे जितने भी प्लान्स हैं, अक्रॉस ऑल द प्लान्स, आप इसको अप्लाई करके फायदा उठा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज स्पेरेडिक। स्पेरेडिक क्या रेफरेंस लिखा है, पढ़ते हैं। एजमा मे रन इन फैमिलीज और मे इवन अकर स्पेरेडिकली। ओके, मीनिंग क्या लिखा है, अकरिंग ओकेजनली, सिंगली और इरेगुलरली। ओकेजनली कभी कभार घटित होने वाला, सिंगली अपने आप में एक ही इवेंट हुआ, दूसरा कभी हुआ ना हुआ, सो उसको हम बोल सकते हैं स्पेरेडिक। इरेगुलरली कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। चलिए समझते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ। यस, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप क्या गा सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, स्पेरेडिकली मेरे दिल में ख्याल आता है। जब भी ये सॉन्ग आपको सुनाई दे या आपका गाने का मन करे और आपको साथ में ये भी हो कि मेरे को स्पेरेडिक का मीनिंग भी समझ में आ जाए, तो बस आपको क्या करना है, स्पेरेडिकली मेरे दिल में, ऐसे, ठीक है, इसे याद होता है। ये जो भी हो रहा है ना यहाँ पे, आपको लगेगा अरे सर तो मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो बैठता है आपके दिमाग में, ठीक है। तो वर्ड डिफिकल्ट है, अगर आपने ये चीज़ कर ली, कभी कभी मैं हमेशा स्पेरेडिक बोल दिया, तो याद हो जाएगा कॉन्टेक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए वापस से आपके सामने 4 एग्जांपल्स हैं। द पेशेंट्स स्पेरेडिक कफिंग फिट्स मेड इट डिफिकल्ट टू डायग्नोज द अंडरलाइंग कंडीशंस एक्यूरेटली। कफिंग फिट्स, खांसी के जो फिट्स हैं, दौरे ने, एकदम खांसने स्टार्ट किया, परेशान हो गए, फिर खांसना, शांत शांत, लगातार नहीं खांस रहे हैं ना चुप हैं, क्या कर रहे हैं, कफिंग के फिट्स उठ रहे हैं। वो कैसे हैं, स्पेरेडिक हैं, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं। तो ये आई बिलीव सेंटेंस सही है, और पढ़ लेते हैं पूरा, इसका चेक कर लेते हैं। मेड इट डिफिकल्ट टू डायग्नोज द अंडरलाइंग कंडीशन एक्यूरेटली, बिल्कुल सही यूजेज है स्पेरेडिक का। दूसरा एग्जाम्पल, द एथलीट्स स्पेरेडिक ट्रेनिंग सेशंस वर द की टू हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीजन। कितना बढ़िया एथलीट है ये, जो ट्रेनिंग सेशंस कभी अटेंड कर रहा है और नहीं कर रहा, और उसके बाद क्या है, उसको सक्सेस मिल रही है, उसकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग रहे हैं, बट जो इसका एसेंस निकल के आ रहा है। तो ये सेंटेंस गलत है। अगर ट्रेनिंग सेशंस रेगुलर नहीं है तो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। स्मार्ट रीड कोर्स के लेक्चर नहीं देखे रेगुलरली, यानी कैसे देखे, स्पेरेडिकली, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और अटेम्प्ट नहीं की ड्रिल्स, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। यानी अगर कहीं पे भी प्रिपरेशन आपकी स्पेरेडिक है तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। परफॉर्मेंस कैसी होनी, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, रेगुलर, स्पेरेडिक नहीं होनी चाहिए। एक और कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है। चलिए तीसरा एग्जांपल लिखा है, डिस्पाइट हर स्पेरेडिक अटेंडेंस एट द मीटिंग्स शी मैनेज टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। यानी उसकी अटेंडेंस कैसी थी, स्पेरेडिक थी, पर फिर भी उसको जो प्रोजेक्ट था उसकी इंफॉर्मेशन थी कि क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में। तो ये भी सही है, अटेंडेंस कैसी थी, स्पेरेडिक, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। चौथा सेंटेंस, द सिटीज पावर आउटेजेस वर स्पेरेडिक अकरिंग विदाउट एनी प्रिडिक्टेबल पैटर्न और वार्निंग। ये अभी हमारे शहर में भी हो रहा है, कभी भी लाइट चली जाती है, कभी आ जाती है फिर चली जाती है, तो यानी कोई पैटर्न नहीं है। सो कैसी है, पावर आउटेज कैसा है, स्पेरेडिक है। आई होप स्पेरेडिक आपको समझ में आ गया हो। डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स
ओकेजनल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कॉमन है। कभी एकदम से फास्ट रखा आपने, फिर आपने एकदम से कार्ब्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। कार्ब्स यानी कि ऐसा खाना जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, जैसे कि चावल हो गए, रोटी हो गई और ओट्स हो गए, फिर आपने एकदम से व्रत रख लिया, फास्ट रख लिया, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको हम बोल सकते हैं, कभी कभार वाली। इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर, ये सारे सिनोनिम्स थे स्पोरेडिक के। एंटोनिम्स की बात करूं तो कंटिन्यूअस, रेगुलर, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, बराबर होते रहने वाले। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज ऑब्स्ट्रक्शन। बहुत इजी है। ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं रुकावट। दूरदर्शन पे जब आप शायद बहुत छोटे हों, जब नेटवर्क नहीं आते थे एंटीना के, तो बोलते थे वहाँ पे रुकावट के लिए खेद है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए खेद है। चलिए रेफरेंस क्या लिखा है, द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ ड्यू टू कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज। समझ में आ रहा है? मीनिंग क्या लिखा है, समथिंग दैट ब्लॉक्स, कुछ भी ऐसी चीज जो रास्ता रोके, ब्लॉक कर दे। एन ऑब्स्टिकल, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन का सिनोनिम यहीं पे मिल गया, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस। अब ये देखिए वॉश बेसिन का पाइप है, ड्रेनेज है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है मटेरियल, इसके कारण ये क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है ड्रेनेज में। इजी था समझना। चलिए एग्जांपल्स हमारे सामने वापस से। द फॉलन ट्री क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड कॉजिंग अ मेजर ट्रैफिक जैम ड्यूरिंग रश आवर। बिल्कुल सही है, ट्री गिर गया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, चलिए जाम लग गया। दूसरा एग्जांपल लिखा है, द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड दैट द पेशेंट्स सिम्टम्स वर ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइन्स रिक्वायरिंग इमीडिएट सर्जरी। आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कुछ गलत खा लिया, प्लास्टिक का खा लिया या कुछ भी ऐसा खा लिया जिससे वो इंटेस्टाइन में यानी आंतों में रुक गया है, और जो आंतों का काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया सर्जरी होगी इमीडिएट। चलिए ये भी सही है। तीसरा एग्जाम्पल, द न्यू रेगुलेशंस वर सीन एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू बिजनेस ग्रोथ मेकिंग इट हार्डर फॉर स्टार्टअप्स टू थ्राइव। ओके, तो जो रेगुलेशंस गवर्नमेंट लेके आई वो कैसा काम कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। नियम, कायदे, कानून हमेशा कैसे काम करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। पहले कोई फ्रीली मूव कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, तो ऑब्वियसली रुकावट उसको लगेगी। तो ये भी सेंटेंस सही है। चौथा सेंटेंस चेक करते हैं, द मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल वॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीशन। ये थोड़ा सा एब्सर्ड है। मेटिकुलस अटेंशन यानी बहुत ध्यान से की जा रही हैं चीजें, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? बहुत ध्यान से प्रोजेक्ट के जितने भी नुआंसेस हैं उनका ध्यान दिया जा रहा है, उस पर बारीकी से काम हो रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कंसिडर करेंगे ना, वो तो बेटरमेंट के लिए हैं। तो ये सेंटेंस हमारा गलत था, ये तीन हमारे सही थे। आई होप ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो बैरियर, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ब्लॉकेज, ये चारों सिनोनिम्स हैं, रुकावट। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियरेंस, असिस्टेंस, हेल्प मिलना, सपोर्ट, फैसिलिटेशन, आगे बढ़ने में हेल्प, रास्ता दिखाने में हेल्प, फैसिलिटेशन। चलिए नेक्स्ट, फ्रेजेस, वर्ड नहीं है, फ्रेज है क्योंकि दो वर्ड्स से मिलकर बनाया है। नॉन इन्वेसिव, रेफरेंस क्या लिखा है, एज्मा कैन बी डायग्नोज विद सिंपल नॉन इन्वेसिव टेस्ट कॉल्ड स्पायरोमेट्री। ओके, मीनिंग क्या लिखा है, दैट डू नॉट रिक्वायर एनी पेनिट्रेशन और इंसर्शन इनटू द बॉडी। ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसा कोई ट्रीटमेंट, ये खासकर नॉन इन्वेसिव जो आता है मेडिकल प्रोसीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है। ऐसा कोई ट्रीटमेंट जिसमें पेनिट्रेशन ना हो, आपकी बॉडी में कुछ घुसाया ना जाए, इंसर्शन ना हो, कोई सुई ना चुभोई जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। अब ये वर्ड आप देखें, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, इन्वेड, आक्रमण करना। बाबर, मुगलों में बाबर जो सबसे पहले था वो क्या था, इन्वेडर था, आक्रमण किया उसने। ठीक, ऐसे ही और भी हमने किस्से सुने हैं, हिस्ट्री में पढ़ा है, अलग अलग टाइप के इन्वेजन्स इंडिया पे हुए हैं। सो इन्वेड करना यानी आक्रमण करना, आपकी बॉडी में कोई कुछ हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेजन। ठीक, सो इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें इंसर्शन या पेनिट्रेशन नहीं होता। अब दो हैं आपके सामने इमेजेस, यहाँ पे देखिए चीरफाड़ हो रही है, सर्जरी हो रही है, तो ये इन्वेसिव है। सर्जरीज कैसी होती हैं, इन्वेसिव होती हैं। और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कर रही हैं मसल्स के साथ, ये जो भी कर रही हैं ट्रीटमेंट, ये कैसा है, नॉन इन्वेसिव है। इसमें कुछ चुभोया नहीं जा रहा है, कहीं कुछ चीरफाड़ नहीं की जा रही, नॉन इन्वेसिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए वापस से हमारे सामने चार एग्जांपल्स हैं। द डॉक्टर रिकमेंडेड अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर टू डायग्नोज द पेशेंट्स कंडीशन अवॉइडिंग द नीड फॉर सर्जरी। बिल्कुल सही है, सर्जरी की नीड ना पड़े तो डॉक्टर कह रहा है पहले फिजियोथेरेपी करवा लो भैया। दूसरा एग्जांपल, द शेफ यूज्ड अ नॉन इन्वेसिव मेथड टू टेंडराइज द मीट इंश्योरिंग इट वाज कुक्ड परफेक्टली। पहली बात तो ये
कॉन्टेक्चुअली गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि नॉन इन्वेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर मेथड्स में यूज होता है। यहाँ पे शेफ क्या कह रहा है कि मीट को टेंडराइज करना है, अब और ज़्यादा सॉफ्ट करना है, और ज़्यादा मुलायम करना है, टेंडर करना है, टेंडर सॉफ्ट। बच्चे कैसे कैसे होते हैं, टेंडर होते हैं। ज़रा सा कुछ आपने कर दिया, थप्पी भी मार दी सिर पे, और तो एकदम से वो बिलबिलाने लगते हैं, मम्मा मम्मा मम्मा। तो टेंडर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम। मीट को सॉफ्ट करने के लिए जो शेफ है वो नॉन इन्वेसिव मेथड, ये कुछ गलत लग रहा है मुझे, इसको हम हटा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट सच एज फिजिकल थेरेपी एंड मेडिकेशन आर ऑफन प्रिफर्ड बिफोर कंसिडरिंग सर्जिकल ऑप्शन। बिल्कुल सही बात लिखी है। सर्जरी करने से पहले डॉक्टर्स क्या ट्राई करते हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड्स या फिर दवाइयों से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। चलिए, चौथा है द न्यू इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ नॉन इन्वेसिव वे टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट द यूज ऑफ इंसिजन्स और निडल्स, यानी सुइयां ना लगानी पड़े। तो एक नई टेक्नोलॉजी, नई इमेजिंग टेक्नोलॉजी आई है जो प्रोवाइड करती है नॉन इन्वेसिव वे टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट द यूज ऑफ इंसिजन। यानी कुछ जैसे ब्लड का सैंपल चाहिए, आपने जैसे सुना होगा अभी डायबिटीज़ चेक करने के लिए नॉन इन्वेसिव टूल्स आ गए हैं। अभी तक क्या था, अभी जो लेटेस्ट इनोवेशन था उसमें एक मशीन होती है, उसको ऐसे हल्का सा इंसिजन करके ब्लड निकालते हैं एक बूंद, और फिर उसको स्ट्रिप पर रखते हैं तो वो मीटर में लगा के चेक करते हैं। पर अब वो भी नहीं करना पड़ रहा है। तो एक नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी आ गई है डायबिटीज़ के केस में, शुगर पेशेंट्स के लिए, शुगर चेक करने के लिए, रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए। आई होप आपको नॉन इन्वेसिव समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। एक्सटर्नल, सरफेस लेवल, नॉन सर्जिकल, नॉन पेनिट्रेटिव, ये चारों इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इन्वेसिव, पेनिट्रेटिव, सर्जिकल, इंटरनल। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया हो। फ्रेज था। चलिए गाइज, सो जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बोला था, आई एम जस्ट मैसेज अवे। मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम पे टीम, टी कैपिटल है, _SK कैपिटल है 1। ठीक, आपको क्या करना है, जितने भी बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, और उन्हें नहीं पता, उनको शायद मेल ना मिला हो या उन्होंने ओवरलुक कर दिया हो, उनको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, मुझे सर्च करना है, मुझे हाई का मैसेज सेंड करना है, और अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना है। मैं आपको एक प्राइवेट लिंक शेयर करूंगा जिससे आपको उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो स्मार्ट रीड कोर्स के लिए है। उससे क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे, इमीडिएटली मैं देखता रहता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे खुला रहता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। और भी जितने टिप्स हैं या आपकी प्रॉब्लम्स हैं या आपके कंसर्न्स हैं, हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट। रिमेंबर, ये देख लिया आपने, 2 से 3 घंटे का ब्रेक देके जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको 2 काम करने हैं। आपको जब आपकी रिजल्ट स्क्रीन आए वहां पे आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड पहले तो, और दूसरा वहां पे एक आता है फीचर आरसी लेवल बताने का, एक मीटर टाइप का एक वहां पे फीचर होगा जो आपको बताएगा आपका आरसी लेवल क्या है। ये दोनों आपको मेंशन करने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा एंड जहां मुझे लगेगा मैं आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करूंगा टाइमली, एंड जहां मुझे लगेगा जिससे भी मुझे बात करनी है इंडिविजुअली अपन बात करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। बट हमें फोड़ना है भैया, और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कोर्स लॉन्ग टर्म बेस्ड है। आप ये ना सोचें कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। जैसे एक कमेंट आई थी मेरे बच्चे की, बच्चा बोल रहा था कि सर बस करवा दो सर, मेरा इंग्लिश क्लियर करवा दो, जो कहोगे वो कर दूंगा। बेटा बट टाइम लगता है ना, चीज़ों में टाइम लगता है। लैंग्वेज इज समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्नड ओवरनाइट, पर अगर सही स्ट्रेटजी हमने फॉलो की, सही स्टेप्स फॉलो किए, प्रिपरेशन हमारी अगर रेगुलर है, स्पोरेडिक नहीं है, रेगुलर है, तो रिजल्ट्स आएंगे। ठीक, तो बस वही करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ों को देखना है होते हुए, ग्रेजुअली जितना मैं बोलूँ आपसे उतना आपको करना है। और आप एक चीज़ का और ट्राई करिएगा, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में जैसे आपने लेक्चर देखा, देन फिर आप अटेम्प्ट करेंगे, इस सब में ना आपका 1 से 1.5 घंटा जाएगा। तो अभी आप अपने से वो सब चीज़ें ना करें जो आप कर रहे हैं। जैसे द हिंदू आपने अपने आप पढ़ना चालू कर दिया, या आपने कुछ और करना चालू कर दिया। प्रीलिम्स पे जो आप कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, देखिए, पर मेंस लेवल के लिए सिर्फ जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है रिलीजियसली। क्लियर है? सो दिस इज इट गाइज। मैं अब मिलूंगा आपसे मंडे को नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।